Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. My name is Sandhya Patidar and today in this video I am going to share FCAT strategy. मतलब आप अगर FCAT की तैयारी करते हैं तो आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आई हैव गिवन FCAT 3 times और तीनों बार मैंने क्लियर की है. तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कि आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन एरियाज पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए जिससे आप FCAT क्लियर कर सकते हैं. चलो हम देखते हैं. पहले हम देखते हैं FCAT का सिलेबस क्या है. तो FCAT एग्ज़ाम किस लिए दी जाती है? एयरफोर्स कॉमन एलिजिबिलिटी एडमिशन टेस्ट. तो ये एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, हमारे आर्म्ड फोर्स का जो पार्ट है, तो उसके लिए क्या दी जाती है? FCAT दी जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन. हमने बात की थी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में भी प्रीवियस वीडियोस में. इसमें हम FCAT की बात कर रहे हैं. तो FCAT जो है इसमें 4 टॉपिक होते हैं आपके, मतलब 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है. जनरल अवेयरनेस, जिसके में ओवरऑल ये 100 मार्क्स का होता है. इसमें 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आपका जीके होता है, 25 मार्क्स की रीजनिंग एंड मैथ्स जो होता है 20 मार्क्स, एंड इंग्लिश जो होता है वो इट्स नॉट मार्क्स, इट्स क्वेश्चंस. मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25, 25, 20 एंड 30. ओवरऑल पेपर होता है आपका 300 मार्क्स का. मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? आपका 300 मार्क्स का होगा. 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. और अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 1 मार्क्स क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है, आपका नेगेटिव मार्किंग होती है. उसके बाद अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलता है. और आपके जो भी डिक्लेरेशन, जब भी रिजल्ट होगा, वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि FCAT का सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं. तो अगर हम पर्टिकुलर देखें इसमें जनरल अवेयरनेस को, जनरल अवेयरनेस में आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं. ये बच्चों को सबसे ज़्यादा वास्ट लगता है कि जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर करंट अफेयर भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है. ये मतलब इतना बड़ा लगता है. लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये हमने टॉपिक्स लिखे, हम उनके अंदर सब टॉपिक्स निकालेंगे और सब टॉपिक्स में भी हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा हमें कितना पढ़ना है. क्योंकि सारी चीज़ें हम जितना पढ़ते हैं सब पेपर में तो नहीं आता है, कुछ टॉपिक्स आते हैं. तो आफ्टर एनालाइजेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखा है कि मतलब कौन से टॉपिक्स जो है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जी इन पे आपको फोकस करना है. तो मैं इस वीडियो में बात करूँगी. देखिए, ये तो बेसिक टॉपिक्स है जो कि आते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, डिफेंस, हिस्ट्री, ये सब क्या है? बेसिक टॉपिक्स है जो कि जनरल अवेयरनेस में आते हैं. अगर आप इसमें पर्टिकुलर देखिए अगर आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो है आपका करंट अफेयर. आपको काय पे फोकस करना है? करंट अफेयर्स. क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, और करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. क्योंकि देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होगा? आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है वो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर हो जाएगा. और उसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स में देखिए, ऐसा नहीं है जो स्टैटिक आता है, भले ये लिखा स्टैटिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करंट से आते हैं. जैसे डिफेंस है, हमने करंट अफेयर्स और डिफेंस को अलग अलग लिख दिया, इसलिए आपको 2 टॉपिक लग रहे हैं. हमने स्पोर्ट्स अलग लिख दिया, आपको अलग टॉपिक लग रहा है. लेकिन करंट अफेयर के अंदर ही डिफेंस होता है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर में आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में आते हैं, कई सारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आते हैं. तो अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो कई सारे टॉपिक है जो आपके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे. अब इसमें मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में क्या है? आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है? तो जो इंडिया में जो रिवर्स फ्लो होती है, डिफरेंट डैम्स जो है, जो स्टैटिक चीज़ें होती है ना, कई सारी रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिफरेंट माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट डैम्स जो है हमारी कंट्री में, कौन से रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है. उसके बाद सोलर सिस्टम, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स है, किसका कलर कौन सा है, किसको जायंट प्लैनेट बोलते हैं, कौन सा ब्लू प्लैनेट है, कौन सा मतलब अर्थ की सिस्टर कहा जाता है. जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, किस में कितने मून है, किस में नेचुरल सैटेलाइट ज़्यादा है, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद अर्थ के बारे में, अर्थ में क्या क्या है, मतलब अर्थ का एरिया कितना है, कितना वाटर है, कितनी लैंड है, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक जो होती है वो आपको पढ़ना है. लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, इसमें डिफरेंट 23.5 क्या होता है, मतलब नॉर्थ में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, कैप्रिकॉर्न होता है, पोल कितने डिग्री पे होता है, इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है. तो ये क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. उसके बाद एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इनके बारे में. हिमालयाज में जो डिफरेंट लेयर होती है, हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, तो मिडिल हिमालय, उनके बारे में आपको देखना है.
ड्रेनेज सिस्टम मतलब वही आपको रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड के में अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड, जैसे सब जगह ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम है, सवाना हो गया, पंपास हो गया, तो ऐसे जो है वो सबका नाम पढ़ना है। उसके बाद डेजर्ट्स, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा डेजर्ट रहता है, तो कहीं से। उसके बाद माउंटेन्स, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स जो हो गए, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हो गए, जैसे एंडेस रेंज हो गया, उसके बाद रॉकीज माउंटेन हो गए, हिमालय हो गया, गोबी माउंटेन, जैसे माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री में है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। और वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी रिवर्स जो है, नाइल रिवर कहाँ फ्लो करती है, अमेजोन कहाँ फ्लो करती है, कौन सी लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या करना है आपको ज्योग्राफी में कवर करना है। उसके बाद अगर हम डिफेंस का पार्ट देखते हैं, तो डिफेंस में आपको बेसिक तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है। मतलब करंट में हम कौन सा मतलब जैसे कौन सा एयरक्राफ्ट है, कौन सी शिप है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा हमारी कंट्री में इंडिजिनसली हम बना रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से एयरक्राफ्ट से जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, कौन कौन से यूएवीज होते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें मतलब रिलेटेड टू एयरफोर्स है, एयरफोर्स से रिलेटेड तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए एफकेट के लिए, कि एयरफोर्स में क्या क्या है, एयरफोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। उसका डिफरेंट एक्सरसाइज जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है, हमारे टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, रेंजेस, एयरक्राफ्ट और उनका ओरिजिन कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस और वॉर्स, जैसे कई सारे ऑपरेशन कंडक्ट करवाते हैं आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद मतलब आर्मी, ये सब क्या करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट करवाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रैंक्स एंड कमांड्स क्या क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी की, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मतलब इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं या फिर रिलेटेड टू डिफेंस, ये आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स भी आपको पहले तो करंट अफेयर देखना है कि करंट में कौन सा अभी गेम खेले जा रहे हैं, करंट से ही आता है बेसिक जो स्पोर्ट्स में है। जैसे कौन सा मैच अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप किस मतलब कौन से गेम का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें कौन सी टीम जीती है, कौन सी रनर अप रही है, कहाँ होस्ट हुआ था, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में मतलब नाम अगर आप देखेंगे तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली रीडिंग में वो नाम आ ही जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि किससे एसोसिएटेड है। फेमस पर्सनालिटी एंड देयर स्पोर्ट्स, जैसे कुछ फेमस पर्सनालिटी, जैसे ध्यानचंद का हमने बोल दिया तो रिलेटेड टू हॉकी हो गया, ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से फेमस टूर्नामेंट होते हैं, मतलब टेनिस में कौन कौन से होते हैं, जैसे टेनिस में कई सारे जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऐसे अवार्ड्स होते हैं। उसके बाद ग्रैंड स्लैम जो प्ले करते हैं उसमें कौन कौन से प्लेयर है, कब और मतलब किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, कौन से कोर्ट में होता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट गेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स के बारे में, कॉमनवेल्थ, फीफा, आईसीसी, इंडियन मेडल्स, जो कि डिफरेंट प्लेयर्स जो है जिनको मेडल्स मिलते हैं उनके बारे में, कब कौन सा गेम हुआ था और कब होगा, होस्ट कंट्री कौन होगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कई सारी टर्म रहती है, क्रिकेट में कई डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज होती है, वॉलीबॉल में अलग अलग टर्म होती है, हॉकी में अलग टर्म यूज होती है, तो सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके रूल्स के बारे में। और अवार्ड्स और रेसिपिएंट्स, मतलब कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं और किस किस को मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके देखें तो बुक्स जो आप मतलब डेली मतलब एक तो स्टैटिक भी पढ़ना है, और करंट में जो नई नई बुक्स पब्लिश होती है उनके कौन ऑथर है, किसने लिखी है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए कई सारे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जैसे नाटो हो गया। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बिम्स्टेक, सार्क, आसियान, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पता होना चाहिए। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब रोज क्या होते हैं, मतलब डेली आप करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई सा अवार्ड किस किस को मिल रहा है, कई सारे अवार्ड्स होते हैं जो अलग अलग लोगों को मिलते हैं। उसका फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि न्यूज़ में आती है उनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, जनरल अवेयरनेस के बारे में, मतलब जीके में ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश मैंने बताया आपको टॉपिक्स नाम से अगर आप देखेंगे तो कई सारे दिखेंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग। एंड आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी मैं, एक वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम की बुक है, केडी पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है, नीतू सिंह मैम। आप इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, मतलब उसमें इंग्लिश ग्रामर आपको वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वोकेबलरी पे फोकस करना है, डेली कुछ वोकेबलरी आपको लर्न करना है, एटलीस्ट 30 to 40 वोकेबलरी। और उसके बाद इडियम्स, फ्रेजेस रोज पढ़ना है।
और क्या करना है, एक टॉपिक है, थोड़ा बहुत क्या करना है, ग्रामर को समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते हैं तो इंग्लिश के लिए इनफ है, बट न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स में डिफरेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट। ये कुछ टॉपिक से बेसिक अरिथमेटिक मैथ से, जो कि 10th तक, मतलब जो 10th क्लास होती है वहाँ तक के बच्चों को जो पूछा जाता है वही मैथ्स आता है, बहुत हाई लेवल का मैथ्स नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप एक पर्टिकुलर एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को क्या करना है, पहले उसका बेसिक समझ लिया, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से आप उसका समझ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक को समझने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। और डिफरेंट एक टॉपिक के अंदर भी जो सब टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है प्रैक्टिस। और इतनी प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब एटलीस्ट 20 to 25 या 30 क्वेश्चंस क्या करना है, एवरी डे हर टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद रीजनिंग अगर देखें, रीजनिंग में भी डिफरेंट टॉपिक्स है। वर्बल रीजनिंग होती है आपकी, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, कि सर स्पेशल एबिलिटी, एनालॉजी सीरीज जो होती है, ABCD वाली सीरीज होती है, उसके बाद नंबर सीरीज भी होती है, कई सारे एम्बेडेड फिगर्स होते हैं, विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिक वाली रीजनिंग होती है, कई सारे मतलब ये टॉपिक्स है जो कि कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है इसमें। उसके बाद पे ब्लड रिलेशन आ जाता है। तो ये डिफरेंट रीजनिंग के टॉपिक है। अब इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक टॉपिक लेना है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ, एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं आज थोड़ा सा किया कल दूसरा ले लिया, एक टॉपिक लो, उसके कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो कंप्लीट हो जाए फिर नया टॉपिक स्टार्ट करो और अपने नोट्स बनाओ। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, ताकि जब आप वापस से पढ़े, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके रिवीजन की। जब तक अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, मतलब आपने जो पढ़ा है वो सारा निकल गया। एक बार तो पढ़ना है और 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है, भले वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर GS हो, चारों सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, रिवीजन। मतलब अगर आपने पढ़ा 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज कीजिए, फिर थोड़े दिन बाद फिर रिवाइज कीजिए। रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पढ़ाई करते तो एट लास्ट मैं कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, वेदर इट इज़ द हिंदू करिए, आप द इंडियन एक्सप्रेस करिए, या फिर ये पेपर ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप प्रेफर करें तो। उसके बाद 30 वोकैब्स और 10 इडियम्स डेली पढ़ना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी के जो पेपर में देखा गया है वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, फोकस करना है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं उसमें भी वोकेबलरी आती है, उनको ध्यान में रखिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना है। और जब भी टाइम मिले, जैसे अगर आप थोड़ी देर फ्री बैठे अपने नोट्स को खोलते रहिए, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी, आपने क्या पढ़ा, मतलब जो भी आपने पढ़ा था वापस अगर आप देखेंगे तो आपको वापस माइंड में रिवाइज हो जाएगा, अच्छा ये पढ़ा था। बट अगर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद खोल के देख रहे तो आप भूल जाएंगे उस चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाना है अपनी, एक नोटबुक बनाना है, उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे वोकेबलरी है तो वोकेबलरी लिख लीजिए, उसमें अपनी इडियम्स फ्रेजेस लिख लीजिए। एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप एक टॉपिक को समझिए, उसके रूल्स पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कई सारे सोर्स है इंटरनेट पे जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर जो मैंने बुक सजेस्ट की आपको उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के दिए हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक मैथ्स का, जैसे आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है टॉपिक, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है परसेंटेज। क्योंकि सब मतलब जितने भी होते हैं आपके डिफरेंट टॉपिक, उसका बेसिक होता है परसेंटेज। देन आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। देन ऐसे इसके बाद आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद एवरेज। तो ये बेसिक टॉपिक जो भी है आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, परसेंटेज से। और एक टॉपिक लिया, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से अच्छे से समझिए। उसके आपको एटलीस्ट हर टॉपिक के आपको 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए। आपके पास अगर टाइम है
तो आप एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस करिए और बार बार करिए। भले ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो वापस नहीं करो, उसी क्वेश्चन को आप वापस करिए। आपने एक बार 100 to 150 क्वेश्चंस किए, वापस से उसी टॉपिक को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा, वो टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो भी, और उसमें आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को अवॉइड करके शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना कम टाइम लगेगा और आपके माइंड में क्लिक होगा कि इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व किस तरीके से करना है। और तुक्के लगाने को अवॉइड करिए, क्योंकि आप अगर एक भी गलत होता है तो उसमें 1 मार्क्स आपका डायरेक्टली कट जाता है। अगर आपको याद है तो ही क्लिक कीजिए, वरना मत लगाइए। उसके बाद एक टॉपिक उसी तरीके से रीजनिंग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आपको, मतलब और तुक्के ज़्यादा नहीं लगाना है। देन एक टॉपिक स्टैटिक का, आप कोई सा भी एक टॉपिक लीजिए, इसमें तो एक टॉपिक आपको क्या करना है, डेली कवर करना है। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप एक टॉपिक कवर करेंगे एक दिन में तो आपके जब तक एग्जाम आएगी तब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक स्किप भी कर देते हैं तो उससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने दूसरे टॉपिक पढ़े हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, मेरा मन नहीं लगता है, मैंने हिस्ट्री पूरी तरीके से छोड़ दी थी। उसके बाद ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिए थे। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा ही पढ़े इसमें, अगर कोई टॉपिक आपको ज़्यादा टफ लगता है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, बाकी दूसरों पे फोकस करना है। तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे अब मैं पॉलिटी का और बता देती हूँ, पॉलिटी वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। आपको बेसिक आर्टिकल्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, कौन कौन से शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से पार्ट्स है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सारे याद होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होना चाहिए आपको, DPSP पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एफकेट, जो आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और एवरीडे आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने के 4 दिन पहले आप पढ़ाई करने बैठ रहे, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्योंकि आर्म्ड फोर्स का रूल ही है आपका क्या, डिसिप्लिन। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन यूं ही नहीं बना सकते तो एग्जाम क्लियर कर भी लेंगे अगर आप तुक्के से, वैसे नहीं होगा। बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपको क्या मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका गोल हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे करना है और क्यों करना है। ठीक है, आपके पास रीजन होना चाहिए मुझे क्यों करना है। अगर ये आपके पास रीजन है कि मुझे क्यों करना है तो डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप वीडियोस देखते हैं कई सारी कि मैं वीडियो देख लूँ थोड़ी देर के लिए, मोटिवेशन वो टेम्पररी होता है। लेकिन अगर आपके अंदर से मोटिवेशन, आपको पता है कि मुझे ये पढ़ाई क्यों करना है, मुझे क्या करना है आगे जाके, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और डेडिकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और डेली पढ़ाई करिए। और रिवीजन को नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिवीजन। ठीक है, ये आपको स्ट्रेटेजी रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी में नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एफकेट का भी बैच है, CDS का है, NDA का है। तो 16 अप्रैल से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो दिया हुआ नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको सारे टॉपिक्स जो भी इसमें मैंने बताए हैं वो सारे पढ़ने को मिलेंगे। आपका रिवीजन होगा, आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद SSB प्रिपरेशन भी होती है यहाँ पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय हिंद।